सर ये बताइएगा कि जीडीए के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो अपोजिशन अलायंस है उनकी कल मुलाकात भी हुई, सेक्रेटरी जनरल पीटीआई के वो भी मौजूद थे। आप क्या समझते हैं स्ट्रेटजी क्या है, किस पे काम हो रहा है इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो व या का नस्ताइन। देखिए जी, बेसिक स्ट्रेटजी तो ये है कि हम जो वो पॉलिटिकल पार्टीज जो कि अपोजिशन में बैठी हुई हैं, जो कि हुकूमत का हिस्सा नहीं है या जिन्होंने हुकूमत को सपोर्ट नहीं किया और वो ये समझते हैं कि ये फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन किसी भी लिहाज से नहीं था, हम उन सब से बातें कर रहे हैं। जो मेन एजेंडा होगा वो ये होगा कि हम लोग फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस मांगे, जल्दी मांगे और इस पूरे सिस्टम को रीवैम्प करके इसको हटा के एक पॉलिटिकल मेरिट वाला हो। अब इसके लिए ये याद रखें, इसके लिए जो मेन पार्टीज हैं, अब मैं जो कहने वाला हूँ ये पीटीआई का स्टांस नहीं है, ये मेरे पर्सनल एक तज्जिया है जो मैं समझता हूँ कि है। ओके, इस तरह है कि जमात इस्लामी को जब हम जेयूआई को, सॉरी नॉट जमात इस्लामी, जब हम जेयूआई को, जमात उलमा इस्लाम को जब हम देखें, उन्होंने तकरीबन 24 जगहों पे अपने दायर किए हैं ये ग्रीवेंसेस कि यहाँ हमारे साथ धांधली हुई है। उनमें से अगर हम प्रोविंशियल को देख ले जो है, हाँ जी, तो उसमें से उन्होंने 9 सिंध में किए, 6 बलूचिस्तान में किए, 5 केपी में किए और 5 में से 4 जगहों पे जो केपी में के 4 जगहों पे उनका कैंडिडेट जो था वो तीसरे और चौथे नंबर पे था, सिर्फ एक जगह पे सेकंड नंबर पे था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तकरीबन कोई ख्याल में 15 या कितने जो केपी में किए हैं। तो हमारे केपी के जो 25 सीटें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बाहर हैं, ठीक है ना, उनको अगर हम देखा जाए 145 में से 25 सीटें हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास नहीं है। अब इन 25 सीटों को अगर हम चेक करें तो इनमें से सबसे ज्यादा हम बेनिफिट दे सकते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेनिफिट दे सकती है, पॉलिटिकली माइलेज दे सकती है जेयूआई को। वो ऐसा कर सकती है, हमें हमारे 5-6 ऐसे लोग हैं जिनको हम लाना चाहते हैं पार्लियामेंट में, उनको हम करके हम बाकी सीटें ऑफर कर सकते हैं जेयूआई को। और जेयूआई को अगर कोई रोक सकता है वो हम रोक सकते हैं, वरना कोई नहीं रोक सकता उस जगह पे। अगर हम उनके साथ मिल जाए तो वो जाए, तो यहां पे पॉलिटिकली उनको एक फायदा होगा। दूसरी तरफ बलूचिस्तान में जेयूआई ने 6 को, वहां पे भी हम उनको फायदा दे सकते हैं और जीडीए को हम सारे मिल के इंटीरियर सिंध में फायदा दे सकते हैं। कराची में ऑलरेडी तहरीक इंसाफ की सबसे ज्यादा जो कराची की सीटें वो सबसे ज्यादा तहरीक इंसाफ के पास थी, जिनमें से मेरे ख्याल में 22 में से 22 सीटें होनी थी या 19 होनी थी और उनमें से उनको दे दी गई थी। तो ये सारी सीटें आ सकती थी और यहाँ पे अगर जमात इस्लामी भी मिल जाती है तो फिर तो यहाँ पे कराची बिल्कुल उनके हाथ से गया। तो हम अगर टेक्निकली देखा जाए नहीं, तो लेकिन हुमायूं साहब, आप जो सिस्टम को खत्म करने की बात कर रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत को खत्म करके या इलेक्शन की तरफ आप जाएं, तो इस हुकूमत को हटाने के लिए आपके पास ऑप्शंस कौन से मौजूद है? देखिए, 2 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन है कि हम उनको कहें कि यार देखो ये सारा सिस्टम गलत आया है, 26वीं तरामीम गलत तरीके से आई है। और देखिए, तरामीम में ये होता है कि सिंपल सी बात ये है कि जब हम कोई जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस लेकर आते हैं, अमेंडमेंट्स लेकर आते हैं, जो आईनी तरामीम होती है उनके ऊपर, जैसे 18वीं तरामीम या बाकी में 6-6 महीने लोगों ने 15-15, 20-20 मिनट, आधा घंटा, 1-1 घंटा उसके ऊपर बातें की हैं। और ये 6 महीने से 9 महीने का पूरा था, कमेटियों में भी था, हाउस में भी था, वो था। इस दफा ये लोग कहते हैं कि जी डिस्कशंस हुई है। कौन सी डिस्कशंस हुई हैं? मुझे बताएं पार्लियामेंट के। चलिए, एक ऑप्शन तो ये हो गया कि आप हुकूमत से बात करें कि ये सिस्टम जो है वो गलत तरीके से है। सर, दूसरा ऑप्शन हुमायूं साहब? दूसरा ऑप्शन ये है कि फिर हम सारी जो अपोजिशन वाली जमातें हैं, हम मिल के इनके खिलाफ सड़क पे निकले, इनके खिलाफ लोगों को मोबिलाइज करें, इनके खिलाफ जो हैं हम एक किस्म का जो अवाम का वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, और बेसिकली इनको तो वोट मिला ही नहीं है ना, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की, तो इनको तो उसूलन तो निकाल के बाहर फेंकना चाहिए, क्योंकि ये तो एक किस्म के वो क्या है, घुसपैठ नहीं। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का भी आपके पास ऑप्शन मौजूद है हुमायूं साहब?
मेरा देखिए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस प्रैक्टिकली अगर पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन इकट्ठी हैं तो फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस करना बहुत मुश्किल है। ये प्रैक्टिकल मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इनके लिए सिंपल तरीका होगा, ये लोग खुद इसको डिसॉल्व कर ले, हम सारे मिलके इसको डिसॉल्व कर ले, और हम कोई तरीके से कोई एक लेट्स से 3 महीने 6 महीनों के लिए हम एक गवर्नमेंट ले जिसका बेसिक एजेंडा एक हो कि हम लोग जो इलेक्शन कमीशन को रिवैम्प करें प्रॉपर तरीके से, और उसमें उसके बाद फिर हम इलेक्शंस में जाएं, और इलेक्शंस फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उसमें किसी इंस्टीट्यूशन को बीच में मदाखलत की इजाजत नहीं। हाँ नहीं, लेकिन हुमायूं साहब, अगर आप देखें तो इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात तो हैं, वो तो वक्तन ब वक्तन सामने आते रहते हैं। तो क्या पीटीआई आपके नजदीक इरादा रखती है कि पीपल्स पार्टी को भी इंगेज किया जाए? मेरे लिहाज से पीपल्स पार्टी को एंगेज करने का मतलब मैं उसके हक में नहीं हूं। पीपल्स पार्टी 100% इन्वॉल्व है इस सारे सेटअप में, बेनिफिशियरी, सबसे बड़ी बेनिफिशियरी है इस सारे सेटअप की। तो बल्कि उन्होंने तो पीएमएलएन को बेवकूफ बना के आगे लगाया हुआ है, ठीक है। और पीएमएलएन उस क्या कह सकते हैं, उस चीज की तरह के जो इख्तिदार की हवस में यही भूल गई है कि वो कितना नीचे गिर गए हैं, उनकी अवाम के अंदर कितनी ज्यादा उनको बुरा भला कहा जा रहा है सिर्फ एक, ठीक है। लेकिन हुमायूं साहब, जो चीफ जस्टिस साहब से आपके डेलीगेशन की, पीटीआई के डेलीगेशन की मुलाकात हुई थी, उसमें बैरिस्टर गौहर साहब के मुताबिक चीफ जस्टिस साहब ने यह मशवरा दिया है कि आप सिस्टम से ना निकलें, सिस्टम में मौजूद रहें। तो इससे क्या अखज़ किया जाए? क्या पीटीआई सिस्टम से निकलने या बाइकआउट करने का कोई इरादा रख रही थी, कोई प्लान था ज़ेर गौर? नहीं जी, मुझे नहीं मालूम कि किस वजह से उन्होंने वैसे ही कहा होगा कि आप लोग सिस्टम में रहे होगा, वो एक जनरल बात की होगी। देखिए, हमारा मेन मकसद, जो मेरी नजर में मेन मकसद होना चाहिए था चीफ जस्टिस साहब के साथ मिलने के लिए, वो ये कहना चाहिए था कि एक तो ये 26वीं तरामीम जिस लिहाज से बनी गई, देखिए उसके अंदर जो तरामीम थी उसके ऊपर तो डिस्कशन हुई, लेकिन जिस तरीके से ये लाई गई थी वो तरीका ही ठीक नहीं था। और नंबर 2, इसमें जो सबसे बड़ा जुल्म हुआ है जो जुडिशरी के साथ हुआ है, और आपने शायद खाकान अब्बासी साहब का भी इंटरव्यू देखा होगा टेली प्रोग्राम में, कि जैसे उन्होंने जिस लिहाज से कहा है कि ये जो अदलिया है ये इस वक्त इंडिपेंडेंस इनकी बिल्कुल खत्म हो गई है, ये टोटली डिपेंडेंट होंगे एग्जीक्यूटिव के ऊपर। अब ये लोग अपने लिहाज से फ्री फेयर डिसीजंस लेने के प्रोबेबली उस पोजीशन में ही नहीं है। क्यों? जो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल जो डिसीजंस हैं वो सुप्रीम कोर्ट से हटा दी गई हैं, उसके लिए एक अलग बेंच बन गया है। अच्छा, उस बेंच के लेकिन फिर हुमायूं साहब, आपको क्या तवक्कुआत थी? पीटीआई क्या तवक्कुआत रख के चीफ जस्टिस साहब से उन्होंने मुलाकात की? फिर देखिए, मेरे ख्याल में हमारे चंद ग्रीवेंसेस थे जो जुडिशरी के साथ थे, और खास तौर पे एग्जीक्यूटिव के साथ थे। जो एग्जीक्यूटिव जो है वो जुडिशरी के जो ऑर्डर्स थी वही नहीं मान रहे। हमारे दूसरा ये था कि जो इमरान खान के साथ जो हमारा एक राइट है कि उनके साथ मिले, मुलाकात करें। जिस दिन मुलाकात का दिन है उस दिन अगर वो कहते हैं कि इन 10 बंदों को भेजा जाए, उन 10 बंदों को भेजा जाए, उनको इजाजत मिले। और ये नहीं है कि 15 मिनट बाद आके बंदा आके कहते कि नहीं उठ जाओ, उस दिन वो पूरी मुलाकात हो, प्रॉपर तरीके से मुलाकात हो, 6-6 घंटे 4-4। लेकिन हुमायूं साहब, इन तमाम चीजों से हटके अगर बात करें तो पीटीआई के अंदर जो माजी में भी आपके ऊपर सामने ये सवालात रखते रहे होंगे बाकी लोग भी कि इख्तिलाफात हैं। अब अगर आप देखें तो सलमान अकरम राजा साहब, शेर अफजल मरवत साहब और दीगर रहनुमाओं के इख्तिलाफात आपके सामने हैं। बहुत सी मुलाकातें ऐसी होती हैं जिसमें चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर साहब नहीं होते। तो आप समझते हैं कि वाकई कोई इख्तिलाफात हैं या नैरेटिव कोई उसमें फर्क है? देखिए, एक इख्तिलाफात होने में कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं इख्तिलाफात होने में। इख्तिलाफ राय होना एक मुस्बत चीज है, क्योंकि जब मैं आपसे इख्तिलाफ करूंगा तो हम किसी और जाविये से भी उस चीज को देख लेंगे। इख्तिलाफ राय बुरी चीज नहीं है। हाँ, डिसिप्लिन को फॉलो ना करना बुरी चीज है। तो अगर मेरी और आपके दरमियान में इख्तिलाफ है, वो अपनी जगह पर है, वो कायम रहे, वो रहे, वो फले फूले। लेकिन अगर मैं आपके खिलाफ डिसिप्लिन की पामाली करता हूं, या मैं डिसिप्लिन में नहीं रहता, या मैं अपने दायरे में नहीं रहता, यहां पे मुझे सजा मिलनी चाहिए। चलें, ठीक है। लेकिन अब जो
ये जो खतूत के हवाले से बात हो रही है, हुमायूं साहब, आप क्या समझते हैं कि आपके मुताबिक तो खान साहब को सहूलियात नहीं है, तो ये खतूत जो है वो कौन लिख रहा है उनके बिहाफ पे, किसकी तरफ से लिखे जा रहे हैं, किसका उसमें मौकफ शामिल है? देखिए, अगर हम लोग एक किस्म का देखा जाए खतूत के जो खतूत लिखे जाते हैं जेल से, वो आप देखें हिस्ट्री बहुत पुरानी है, काफी अरसे से, और बड़े बड़े लोगों ने लिखे उसमें। मार्टिन लूथर किंग है, उन्होंने किया है। उसके अलावा ये जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, भुट्टो ने लिखा है, उसके अलावा और 3-4 लोग हैं जिन्होंने लिखे, और ये बेसिकली होते हैं स्टेट्समैन होते हैं जो जब जेल में होते हैं तो बनिस्बत इसके कि वो ये सोचे कि मुझे क्यों निकाला, या मेरे प्लेटलेट्स गिर गए हैं, या मेरा दिमाग खराब हो गया है, या फलाना फलाना, वो देखते हैं कि यार हमारी कौम के लिए क्या प्रॉब्लम्स हैं। फॉर एग्जांपल मार्टिन लूथर किंग, ठीक है, और मार्टिन लूथर किंग का जो वो खत है उसके लिहाज से आप चीफ जस्टिस की बात भी लेकर आ सकते हो। उन्होंने लिखा था कि जब वो लोगों को कहते थे कि भाई आप लोग ये सिविल डिसोबीडियंस में आके करें, तो वो उसको जस्टिफाई करते थे। वो कहते थे कि देखो सिविल जहां पे कहते थे, उसका फेमस फिक्रा है कि इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। तो जहां पे अगर इनजस्टिस, तो आप समझते हैं कि ये जो खान साहब के खतूत हैं ये भी उनके खतूत नहीं है, लेकिन उनके बयानात को खतूत की शक्ल दी गई है? देखिए, ये हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री बन रही है, ये वो चीजें इमरान खान लिखता जा रहा है और कर रहा है कि इन खत को लोग आज से 50 साल बाद, 60 साल बाद, 100 साल बाद वो देखेंगे कि एक शख्स था, उसने ये खतूत लिखे थे उस वक्त के। ठीक है, ठीक है, हुमायूं साहब, एक आखिरी सर सवाल ले लें कि हुकूमत ने ये फैसला किया है कि बैरून मुल्क जो पीटीआई के सपोर्टर्स एहतजाज कर रहे हैं उनको वापस लाया जाएगा और उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। आप इस पर क्या कमेंट करेंगे? देखिए, मुझे एक बात बताएं, अगर एहतजाज करने पे आप लेकर आएंगे, आप मतलब बेसिकली देखें, जो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस यूनिट है उसमें ऑलरेडी पाकिस्तान को अथॉरिटेरियन रिजीम डिक्लेयर किया हुआ है। इनको ये याद रखें, 4 पॉइंट से जब कम हो तो अथॉरिटेरियन रिजीम होता है, 4 पॉइंट से ऊपर हो, 4 से 6 के दरमियान में हो तो वो हाइब्रिड डेमोक्रेसी होती है, 6 और 8 के दरमियान में फ्लॉट डेमोक्रेसी होती है, 8 और 10 के दरमियान में वो फुल डेमोक्रेसी होती है। जब मुशर्रफ का दौर था तो उसमें 3.92 पॉइंट्स थे, आज 3.25 पॉइंट्स हैं। ये मतलब एक स्ट्रॉन्ग अथॉरिटेरियन रिजीम बन चुकी है, मुशर्रफ के जमाने से ज्यादा सख्त अथॉरिटेरियन है। अब ये अगर अपने लोगों को रिपैट्रिएट करेंगे जस्ट बिकॉज कि मैं हुकूमत के साथ इख्तिलाफ करता हूं, आपने देखा है कि किस तरीके से, अभी आप देख लें कि पंजाब में जगह जगह पे जहां पे भी कन्वेंशन हो रही है पीटीआई के लोगों को, वहां पे जाके जो कन्वेंशन कर रहे हैं उन सब के घरों को ना सिर्फ रेड हो रही है, उनके घरों को तोड़ रहे हैं, बिल्कुल इस तरीके से जैसे मंगोल्स थे। जब मंगोल्स आते थे वो इसी तरह तोड़ फोड़ करके चले जाते थे। तो ये तो इन लोग ये जिस तरीके से चीजें कर रहे हैं, इस तरीके की तो मेरे ख्याल में शायद जब वो नाज़ी थे वो भी इस तरह इतने घटिया नहीं थे जितने ये लोग हो गए हैं।